हे एवरीवन, वेलकम टू सैंडी टॉक्स कनाडा। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। अगर आप कनाडा आना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं व्हाई इमिग्रेंट्स आर लीविंग कनाडा। यस, यू हर्ड मी राइट। बहुत से लोग कनाडा आ भी रहे हैं, आना भी चाहते हैं। जैसे कि आपको पता होगा, इमिग्रेशन का जो कोटा है वो 2023 में 4,65,000 है। ऑलमोस्ट 5 लाख जो इमिग्रेंट्स हैं वो पर ईयर कनाडा आ रहे हैं, लेकिन हज़ारों की गिनती में लोग छोड़ के भी जा रहे हैं कनाडा। सीबीसी जो यहाँ की न्यूज़ एजेंसी है, उनकी सर्वे के अकॉर्डिंगली 23% जो न्यू इमिग्रेंट्स हैं उसमें से वो प्लान कर रहे हैं कि हमें कनाडा छोड़ना है। और जिस हिसाब से ट्रेंड चल रहा है वो बहुत अनयूजुअली हाई है। पहले तो थोड़े बहुते लोग छोड़ देते थे कनाडा, लेकिन अब बहुत ज़्यादा की गिनती में लोग कनाडा छोड़ के वापस जा रहे हैं, स्पेशली उन केसेस में जिनके पास परमानेंट रेजिडेंसी है, सिटीजनशिप है। सो ये चीज़ क्यों हो रही है, ये आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। आपको प्रिपेयर होके आना है कि आपकी जो ट्रांजिशन हो फ्रॉम योर होम कंट्री टू योर ड्रीम कंट्री वो स्मूथ हो। आपको यहाँ आके शॉक ना लगे, यहाँ आके ऐसा ना लगे यार हमने गलती कर दी कनाडा आके, हमें वापस जाना चाहिए। सो ये चीज़ें डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। सो चलो जी, विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स जंप ऑन द रीजंस व्हाई इमिग्रेंट्स आर लीविंग कनाडा। सबसे पहला वेरी इंपॉर्टेंट रीजन इज नॉट गेटिंग इनटू डिजायर्ड फील्ड। जब आप कनाडा आते हैं तो आप ये सोच के आते हैं कि ये मेरी फील्ड है, मैंने इसमें जॉब करनी है, लेकिन वो जो ट्रांजिशन होती है वो टाइम ले लेती है। सो लोग क्या गलती करते हैं, ये सोचते हैं कि हमें दूसरी फील्ड में जॉब करनी नहीं है और एक ही फील्ड में सोचते हैं कि इसी में मुझे जाना है, इसमें मिलेगी तो मैं जॉब करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरी एक फ्रेंड है, उसने बायोटेक्नोलॉजी की है, वो कनाडा में है, अभी तक उसने जॉब नहीं की क्योंकि वो कह रही है मुझे बायोटेक में ही एंट्री चाहिए। आई वॉज टॉकिंग टू हर, शी वॉज लाइक नहीं सैंडी, मैं लेबर जॉब नहीं कर सकती। सो ये वाली जो थिंकिंग है ना, ये कनाडा में नहीं चलती। आपको थिंकिंग ये वाली चेंज करके आनी पड़ती है कि यार स्टार्टिंग में हमें इतनी मेहनत करनी पड़ सकती है, दूसरी फील्ड में भी जॉब करनी पड़ सकती है। स्लोली इवेंचुअली आपको अपनी फील्ड में एंट्री मिल जाएगी, मिल जाती है, मुझे भी मिली है, मैं सीनियर पोजीशन पे बैठी हूँ अभी कंप्यूटर्स में, राइट। सो वही है कि लेकिन टाइम लगता है इन सब चीज़ों को। सो उस टाइम के लिए जब लोग प्रिपेयर होके नहीं आते और बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो जाते हैं कि यार मुझे इसी फील्ड में जॉब मिलेगी तब करूंगा, और फिर उनको मिलती नहीं है, फिर टाइम निकलता जाता है 1 साल 1.5 साल, और सोचते हैं यार मेरी बैक होम में जॉब तो थी इस फील्ड में, मैं वापस ही चला जाता हूँ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, स्टार्टिंग में आपको लेबर जॉब भी करनी पड़ सकती है, या फिर आपकी आउटसाइड फील्ड किसी और प्रोफेशन में भी काम करना पड़ सकता है, और यूजुअली मोस्ट केसेस में ऐसा ही होता है। मैं खुद जब यहाँ पे आई थी, मैंने गैस स्टेशन पे भी काम किया है, मैंने ज़ारा के क्लोथिंग स्टोर पे भी काम किया है, इवन आई एम कंप्यूटर इंजीनियर, राइट। तो उस चीज़ ने मुझे हेल्प की है, क्योंकि आप एक तो अपने लिविंग एक्सपेंसेस तब निकाल लेते हैं तो आप पे स्ट्रेस नहीं पड़ता। दूसरी चीज़ कि आप कुछ सीखते हैं। कैनेडियन एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साइड बाय साइड कोई और जॉब भी करते रहो जब तक आपको अपनी फाइनल डिजायरेबल पोजीशन नहीं मिलती, क्योंकि कनाडा का एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। एक बार आपके रेज्यूमे में कैनेडियन एक्सपीरियंस आ गया, वो आपको सेकंड जॉब, सेकंड अपॉर्चुनिटी में बहुत हेल्प करता है और आपके रास्ते खुल जाते हैं बाकी जॉब्स के। सेकंड जो बड़ा रीजन है वो है फाइनेंशियल डिफिकल्टीज। जो लोग ये सोच के आते हैं कि कनाडा जाते ही हम एक घर ले लेंगे, पहले साल में, दूसरे साल में दूसरा घर ले लेंगे, क्योंकि यूट्यूब वीडियोस में हम यही देखते हैं ना कि पहले साल में पहला घर ले लिया, दूसरा घर ले लिया, मस्टैंग ले ली, मर्सिडीज ले ली, बहुत सी ऐसी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। लेकिन रियलिटी डिफरेंट है। यहाँ पे लोगों की लाइफ जो है ना वो किश्तों पे चल रही है, मॉर्गेज पे चल रही है, इंटरेस्ट भरते हैं। और मतलब यही है कि इस वजह से ये एक्सपेक्टेशन जो है ना लोगों की, वो उनके लिए बहुत बड़ा कारण बन जाती है कि उनको लगता है कनाडा तो ऐसा है ही नहीं, हमने तो ये सोचा था कनाडा के बारे में, और फिर वो सोचते हैं कि नहीं यार हमें तो आना ही नहीं चाहिए था। लेकिन आपको क्या करना चाहिए, आपको पहले ये पता होना चाहिए कि भाई 2 साल इनिशियली स्ट्रगल होती है कनाडा में, राइट। हो जाता है इवेंचुअली, आप बड़े घर भी ले सकते हैं, आप बड़ी गाड़ी भी ले सकते हैं, लेकिन मेहनत लगती है, अलॉट ऑफ हार्ड वर्क, पेशेंस, ये चीजें लगती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एज अ स्टूडेंट आई थी, मुझे भी नहीं पता था कि मैं अपनी फीस भी पे कर पाऊंगी कि नहीं, लेकिन मैंने अपनी 19,000 कैनेडियन डॉलर एज अ स्टूडेंट पे की, अपनी फीस खुद निकाली। उसके बाद मैंने अपना घर भी लिया, जो मैंने सोचा भी नहीं था, लेकिन मैंने छुट्टी भी नहीं ली, कोई मेरे कोई फ्रेंड्स भी नहीं यहाँ पे, क्योंकि मैं छुट्टी नहीं लेती, कहीं घूमने नहीं जाती, बस मैं काम पे लगी रहती हूँ, राइट। बट ऐसा नहीं है कि मतलब मुझे कोई फोर्स कर रहा है, ये मेरे ड्रीम्स है, मुझे लगता है कि अभी मैं इतना सेक्रीफाइस कर सकती हूँ, मेरे लिए अच्छा है, बाद में ऐश कर लेंगे, राइट। तो वही होता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, इवेंचुअली सब कुछ हो जाता है, लेकिन एक्सपेक्टेशंस अपनी ये रखनी चाहिए कि भाई मेहनत करेंगे तो होगा और टाइम लगेगा इन चीजों को। सो वो एक्सपेक्टेशन आपको रख के आनी चाहिए।
थर्ड जो रीजन है वो है हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग। टू बी वेरी ऑनेस्ट, कनाडा वो वाला कनाडा नहीं रहा, अब बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन, महंगाई हो गई है यहाँ पे। वैसे तो ऑल ओवर वर्ल्ड बढ़ चुकी है, लेकिन कनाडा ने तो सारी हदें ही पार कर दी हैं। अगर हम बात करें रेंट की, वो इतना ज्यादा बढ़ गया है, ऑलमोस्ट 15% सिर्फ इसी साल में बढ़ गया है। इसी साल में इतना ज्यादा इंक्रीज आया है। और घरों के प्राइस की बात करें तो वो तो मतलब बिल्कुल कह लो कि ओवर द टॉप जा चुके हैं। 2017 में अगर आपने घर लिया होता, सेम घर जो $3 लाख का आता था, वो 8 लाख कनेडियन डॉलर का हो चुका है, मतलब डबल से भी ज्यादा। किसी किसी एरियाज में तो इतना ज्यादा बुरा हाल है, जैसे कह लो टोरंटो जीटीए एरिया, ऑटवा में इतना बुरा हाल है, मैं ऑटवा में हूँ। सो घरों के प्राइस इतने बढ़ चुके हैं, मतलब डबल से ज्यादा होना 3-4 साल में बहुत बड़ी बात है। उसके ऊपर इंटरेस्ट, कोविड के टाइम पे फिर भी 1.2 समथिंग इंटरेस्ट मिल रहा था, 5-6% इंटरेस्ट है मॉर्गेज के ऊपर। सो लोगों को लगता है कि यार सिर्फ ये इमिग्रेंट्स की प्रॉब्लम नहीं है, ये जो हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग प्रॉब्लम है, ये कनेडियंस की भी प्रॉब्लम है। सो जो कनेडियंस हैं वो भी इस वजह से कनाडा छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि हर चीज आउट ऑफ द हैंड हो रखी है। अगर हम बात करें ग्रोसरीज की, ग्रोसरीज भी 22 से 30% बढ़ चुकी हैं 1-2 साल में ही। मतलब इतनी चीजें महंगी हो चुकी हैं, जो चीज आप अवॉइड ही नहीं कर सकते, ये तो बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ है। फोन बिल की बात करें तो फोन बिल, कनाडा एक ऐसी कंट्री है, गूगल पे डालेंगे, जहाँ पे सबसे ज्यादा, दुनिया के सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव प्लान फोन के कनाडा में होते हैं। सो ये बेसिक बेसिक चीजें जो आप अवॉइड नहीं कर सकते, वो बहुत महंगी हैं। तो लोगों को लगता है कि यार ये तो बिना बात की कॉस्ट ऑफ लिविंग इतनी ज्यादा हाई है, इससे बेटर तो यूएस है जिसमें ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है। पीआर के बाद क्यों ना हम यूएस मूव हो जाए, इससे बेटर तो कोई और कंट्री है, क्यों ना हम या वहां चले जाएं, या फिर इससे बेटर तो हमारी होम कंट्री थी जिसमें हम अच्छा कमा रहे थे। नेक्स्ट रीजन जिसकी वजह से लोग कनाडा छोड़ने पे मजबूर हो जाते हैं, वो है यहाँ के हेल्थ केयर सिस्टम। यहाँ के हेल्थ केयर सिस्टम बहुत अच्छा भी माना जाता है, क्योंकि फ्री बोलते हैं इसको, लेकिन पहला पॉइंट तो ये कि हेल्थ केयर यहाँ पे फ्री नहीं है। सारी चीजें फ्री इसमें नहीं है। कुछ कुछ केसेस में यहाँ पे आपको पे भी करना पड़ता है, जैसे कि यहाँ की डेंटिस्ट्री इंक्लूडेड नहीं है। जो आपका हेल्थ केयर जो आपको कार्ड मिलेगा, उसमें डेंटिस्ट्री कवर नहीं होती। अगर आपको दांत की कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको पे करना पड़ेगा, अनलेस और अनटिल आपकी इंश्योरेंस है। सो मेक श्योर कि आपके पास इंश्योरेंस हो। कई के केसेस में तो ये होता है कि इंडिया चले जाते हैं लोग, इंडिया में अपने दांत का ट्रीटमेंट भी करा के आ जाते हैं, तब भी उनको सस्ता पड़ता है विद फ्लाइट टिकट्स कंपेयर टू कनाडा में कराने के। कनाडा, यूएस, ये सारी वेस्टर्न कंट्रीज डेंटिस्ट्री के लिए बहुत एक्सपेंसिव है। सिर्फ यही नहीं, अगर आपके पास पब्लिक हेल्थ कार्ड है तो भी आपको बहुत दिक्कत आती है, स्पेशली यहाँ का वेटिंग टाइम बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल आपने सर्जरी करानी है, तो सर्जरी के केसेस में भी कई बार 3-3, 4-4, 6-6 महीने की वेटिंग होती है, जिसकी वजह से लोगों को लगता है यार इससे अच्छा तो अपनी होम कंट्री थी, इमीडिएटली ट्रीटमेंट तो मिल जाता था। अब आपको क्या पता कौन सी सिचुएशन में आपको डॉक्टर की कितनी जरूरत है। यहाँ के डॉक्टर थोड़ा उतना एक्ट नहीं करते जितना हमारे जो बैक होम कंट्रीज में डॉक्टर फटाफट हमारा ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे वो बहुत बड़ा फैक्टर है। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपना अल्ट्रासाउंड कराना था, मुझे ये था चलो फ्री है, फ्री वाली जो चीज ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी टेंशन ये थी कि नंबर कब आएगा। तो नंबर लेट आया। मेरी फ्रेंड को हम इमरजेंसी रूम में लेके गए, उसका नंबर सुबह 4 बजे आया था। वो सारी रात हम लोग वहीं पे थे। तो वही है कि उस केस में लगता है कि यार ये वर्थ भी है कि नहीं। तो ये हेल्थ केयर जो ब्रोकन सिस्टम है, ये भी लोगों को काफी मजबूर कर देता है कि यार बैक होम अच्छा था। नेक्स्ट जो रीजन है वो है कोल्ड वेदर। आप सबको पता है, जब हम कनाडा का नाम सुनते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि वहां तो बहुत ठंड होती होगी यार, वहां कैसे सरवाइव करना है। यहाँ पे ज्यादातर ठंड, 5 महीने यहाँ पे ठंड पड़ती है, नवंबर में स्टार्ट हो जाती है और मार्च तक यहाँ पे स्नो रहती है, और फिर अप्रैल में थोड़ी कम हो जाती है, राइट। तो ये जो 5 महीने हैं स्पेशली, इनमें टेम्परेचर रहता है -25 से -30। और अल्बर्टा की बात करें, जहाँ मैं आई थी, वो यहाँ की बहुत ठंडी प्रोविंस मानी जाती है। अल्बर्टा में, मैं एडमिंटन में आई थी, तो एडमिंटन में टेम्परेचर -40 तक चला जाता है। जनवरी में 1-2 हफ्ता ऐसा आता है, जनवरी में यहाँ बहुत ठंड पड़ती है, तो तब तो -40, -45 तक चला जाता है। बर्न तक हो जाते हैं लोग, अगर आपने प्रॉपर गियर्स नहीं डाले हैं। सो ये भी एक ऐसा रीजन है जिसकी वजह से लोग बोलते हैं कि हम प्रिपेयर नहीं थे, यहाँ इतनी ठंड होती है। सो ये रीजन रहता है, लोग सोचते हैं कि यार क्यों हम यहाँ आए, हम नहीं सर्वाइव कर सकते, क्योंकि विंटर में यहाँ डिप्रेशन भी होता है। विंटर डिप्रेशन एक टर्म भी है, क्योंकि आप अंदर ही बैठे रहते हैं, अंधेरा शाम को जल्दी हो जाता है, 5 बजे यहाँ अंधेरा हो जाता है विंटर में। इनिशियल टाइम में लोग फिर स्ट्रेस ले जाते हैं और फिर सोचते हैं कि यार हमें नहीं आना चाहिए था यहाँ पे। लेकिन आपको क्या करना है, मैं खुद, जैसे आपको बताया कि मैं खुद आई थी अल्बर्टा जैसे प्रोविंस में। सो बेसिकली पहले तो हमें
हमें ये सोचना है कि पहले साल में हमें एडजस्ट होने में टाइम लगेगा, क्योंकि जैसी कंट्री से हम आ रहे हैं हमें तो आदत नहीं होती इतनी ठंड की। सो पहला विंटर थोड़ा टफ होता है, लेकिन प्रॉपर गियर्स के साथ वो निकल जाता है और फिर आपको आदत पड़ जाती है कि कैसे लेयरिंग करनी है। और यहाँ पे घरों में तो हीट सिस्टम होता है, बस में अगर आप ट्रेवल करेंगे वहाँ हीट सिस्टम होता है, काम पे आप जाएंगे वहाँ हीटेड सिस्टम होता है, स्कूल में कॉलेज में हर जगह यही होता है। सिर्फ आपको जो ट्रेवल करना है उस टाइम पे स्नो वगैरह की दिक्कत आती है, राइट। तो वो धीरे धीरे आपको आदत पड़ जाती है प्रॉपर गियर के साथ। और आपको यहाँ पे फ्रेंड्स बना लेने चाहिए, वो आपका विंटर डिप्रेशन वाला जो पार्ट है वो कम करते हैं। ऑब्वियसली फ्रेंड्स के साथ घूमने फिरने जाना, एक्टिविटीज करना, जैसे कि स्नो बोर्डिंग, आइस स्केटिंग, ये चीजें विंटर में हमें ऑप्शन मिलती है, राइट, घूमने फिरने की। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको एंजॉय करनी है, वो चीज सर्वाइव हो जाता है, इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। नेक्स्ट जो रीजन है वो है होम सिकनेस। ये बहुत बड़ा रीजन है, नो सोशल लाइफ, होम सिकनेस। ये मुझे भी कभी कभी लगता है कि यहाँ पे आने के बाद आप बहुत डिस्कनेक्टेड फील करते हैं, राइट। जो लोग यहाँ पे आके डिस्कनेक्टेड फील करते हैं और जिनकी फैमिली बैक होम है, पेरेंट्स, कई केसेस में तो स्पाउस जो है, उनका जो पार्टनर है वो बैक होम होता है, उनके बच्चे बैक होम होते हैं। सो वो एक चीज लोनलीनेस में कन्वर्ट हो जाती है, और लोनलीनेस जो है वो आपकी स्ट्रेस में कन्वर्ट हो जाती है। इस वजह से लोग काफी स्ट्रेस फील आउट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके फ्रेंड्स नहीं बने होते, स्टार्टिंग में आप नए नए आए होते हैं, स्पेशली अगर आप विंटर जैसे मंथ में आ जाएं तो और भी मुश्किल हो जाती है। सो ये भी एक रीजन है कि लोगों को लगता है कि नहीं यार, बैक होम हम अच्छे थे, वहाँ हमारे फ्रेंड्स थे, रिलेटिव थे, और ये हमारे लिए सही रहेगा। क्योंकि आप इतनी जल्दी कनाडा से अपनी बैक होम कंट्री भी विजिट नहीं कर सकते, टिकट्स बहुत एक्सपेंसिव होती हैं। ऐसे नहीं है कि आप हर साल चले जाएंगे। पहली बार जब मैं गई थी 3 साल बाद गई थी, राइट। फेस्टिवल्स का यहाँ कुछ पता नहीं लगता। दिवाली आई है, दिवाली वाले दिन हम ऑफिस में होते हैं, यहाँ पे कोई मतलब छोटी मोटी कम्युनिटी में आप सेलिब्रेट कर लेते हैं, गुरुद्वारे चले गए, लेकिन वो बात फेस्टिवल्स की, इंजॉय की, वो यहाँ पे नहीं रहती है, जो लोग बहुत मिस करते हैं। सोशल लाइफ की बात करूँ, वो यहाँ पे ऑलमोस्ट नील है, जीरो है। अगर आपके यहाँ पे फ्रेंड्स नहीं है तो फ्रेंड्स बनाने बहुत जरूरी है। यहाँ पे अपने पेरेंट्स के साथ इन टच रहो। पेरेंट्स को भी मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को जरूर फोन करना, ये ना सोचना कि वो बिजी होंगे, है ना। मोस्टली पेरेंट्स यही सोचते हैं कि यार हमें लगा आप बिजी हो गए, बच्चों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, लेकिन डिस्टर्ब करो, हम चाहते हैं, राइट। सो वही है कि यही है कि दोनों तरफ होता है। तो फोन पे कांटेक्ट बना के रखना फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत हेल्प करता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है नो वर्क लाइफ बैलेंस। आप सोच रहे होगे ये ऐसा पॉइंट कनाडा में कैसे? कनाडा में तो सबसे ज्यादा होना चाहिए वर्क लाइफ बैलेंस। वर्क लाइफ बैलेंस है, लेकिन यहाँ के जो कनेडियंस हैं, जो गोरे लोग हैं, उनका है। हमारी जो देसी कम्युनिटी है ना, वो तो काम में ही लगी पड़ी है 24 घंटे, मतलब रैट रेस, कंपटीशन में। इसने ये किया, मुझे भी यही करना है, इसने गाड़ी ले ली, मुझे भी गाड़ी लेनी है। क्योंकि हम लोग कंपेयर करने लग जाते हैं। हमें लगता है कि ये भी तो कनाडा मेरे साथ ही आया, या फिर ये भी तो इमिग्रेंट ही है, ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, राइट। सो वो रैट रेस में लेके ना लोग काम में ही लगे रहते हैं और इंजॉय करना भूल जाते हैं। सो हस्बैंड वाइफ इतना काम कर रहे हैं, अलग अलग शिफ्टें लगा रहे हैं, मतलब एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देख पाते कई केसेस में। तो जब कोई नाइट शिफ्ट लगा रहा है, कोई डे शिफ्ट लगा रहा है, सो ये कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर रहा है लोगों को। हर बंदे की अपनी पेस होती है, हर बंदे की अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन होती है। पेशेंस के साथ चलना, एक विजन लेके चलना, गोल लेके चलना जरूरी है, और कभी भी किसी को अपने साथ कंपेयर नहीं करना आपकी मेंटल पीस के लिए बहुत जरूरी है। वर्क लाइफ बैलेंस यहाँ पे बहुत जरूरी है। स्पेशली ये जो हमारी अपनी कम्युनिटी है, हम लोग इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये जो सारी कंट्रीज हम लोग आते हैं, सो हम लोगों को कंपटीशन छोड़ के अपने अपने रास्ते पे फोकस करना बहुत जरूरी है। सो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जब लोग कंपटीशन में पड़ जाते हैं तो फिर उनको फिर वही सेटिस्फैक्शन नहीं रहती। जब आप सेटिस्फाई नहीं है तो ऑब्वियसली आप दुखी हो जाते हैं, तो आपको लगता है यार कहाँ हम आ गए, लाइफ निकल रही है और कुछ इंजॉय हम कर ही नहीं रहे। नेक्स्ट पॉइंट आता है हाई एक्सपेक्टेशन। एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, मुझे नहीं पता वो कौन से लोग हैं जो अपने रिश्तेदारों को आईफोन पे आईफोन गिफ्ट करते रहते हैं, उनकी वजह से बाकी लोगों को भी प्रॉब्लम होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं फोन सेल्स में काम करती थी, मुझे पता था, मेरे पास स्टूडेंट्स आते थे, कहते दीदी हमें फोन दे दो, हम उसकी किश्त भरते रहेंगे, लेकिन नंबर हमें यूज नहीं करना, क्योंकि हमें ये फोन इंडिया भेजना है। लेकिन उनकी फैमिली में कोई प्रेशर कर रहा है कि हमें आईफोन दो, आईफोन दो, या फिर उनको खुद शो ऑफ करना है, इस वजह से वो किश्त पे लेके अपना जो फोन है वो इंडिया भेज देते हैं। अब इस केस में ये है कि यार आप तो पहले खुद ही स्टूडेंट हो, दूसरी बात आप ऐसा कोई फोन नंबर ले रहे हो बिना बात के, उसका बिल भर रहे हो, क्योंकि फोन का भी बिल जा रहा है फोन की किश्त के साथ साथ, फिर आप वो इंडिया भेज रहे हो, राइट। तो ये ऐसी एक्सपेक्टेशंस
इंडिया वाले, मैं ये नहीं कह रही इंडिया वालों की गलत है, लेकिन इस वजह से ना एक एक्सपेक्टेशन बन जाती है कि कनाडा में लोग बहुत अच्छा कमाते हैं क्योंकि आईफोन वो गिफ्ट कर रहे हैं, 1-1 लाख रुपए का फोन है, राइट। सो एक्सपेक्टेशन ऐसी भी हो जाती है। जब आप वैसी एक्सपेक्टेशन लेके यहाँ पे आते हो कि यहाँ पे तो ऐसे ऐसे महंगे लोग गिफ्ट देते हैं, 1 साल में अपना घर ले लेते हैं महंगा सा, आते ही मस्टैंग गाड़ी ले लेते हैं, तो ऐसी ऐसी चीजें आपको लगती हैं कि यार ये तो है ही नहीं वैसा, ऐसा रियलिटी तो नहीं है ना कनाडा में। चीज़ों को टाइम लगता है, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है यार। मुझे नहीं पता कि ये आईफ़ोन वाले कौन से लोग हैं, जो भी लोग हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कौन है जो अपने घर पे ऐसे आईफ़ोन गिफ्ट करते हैं। सो ये चीज़ें हैं जो रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस हैं, लोग यहाँ पे लेके आ तो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आने के बाद उनको पता लगता है कि यार यहाँ तो खर्चा ही नहीं निकल रहा, मिनिमम वेज पे तो सर्वाइव ही नहीं कर पाते लोग, जिस हिसाब से यहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ चुकी है। सो ये एक्सपेक्टेशंस बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। या तो वो सोचते हैं कि हम वापस चले जाते तो अच्छा रहता, अपनी होम कंट्री में अपना घर था, अपनी गाड़ी थी, अपनी जॉब थी, या फिर यहाँ पे रुकते हैं तो फिर वो खुश नहीं रह पाते, सेटिस्फाई नहीं रह पाते। सो आपको ये सारी चीज़ें सोच के आनी है, एक्सपेक्टेशंस अपनी उतनी रखो जितनी आपको लगता है कि हाँ, रियलिटी कनाडा की है भाई, इन चीज़ों को टाइम ज़रूर लगेगा, इवेंचुअली गोल मीट हो जाएँगे, लेकिन जाते ही हमें ये सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कनेडियन पासपोर्ट। कनेडियन पासपोर्ट आपको मिलता है जब आप यहाँ की सिटीज़नशिप ले लेते हैं, उससे पहले आपको परमानेंट रेज़िडेंट रहना पड़ता है। आउट ऑफ 5 ईयर्स आपको 3 ईयर्स फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ता है, तो इस वजह से लोग यहाँ पे रहते हैं, रुकते हैं कि जब तक हमें सिटीजनशिप नहीं मिलती। जैसे ही सिटीजनशिप मिलती है वो लोग कंट्री चेंज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे अपने सीनियर थे मेरे साथ यूनिवर्सिटी में, उन्होंने मास्टर्स की थी, वो अब यूएस में काम करते हैं क्योंकि यूएस में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। कनेडियन पासपोर्ट की वजह से उनको जॉब यूएस में इजीली मिल गई और वहाँ पे उन्होंने रहना स्टार्ट कर दिया। कॉस्ट ऑफ लिविंग यहाँ से तो कम ही है, इतनी ज़्यादा वहाँ पे, यहाँ पे इतना ज़्यादा महंगा हो चुका है। सो इस हिसाब से लोग प्लान करते हैं, क्योंकि आपका जो कनेडियन पासपोर्ट है वो आपको ऑप्शन देता है विदाउट वीज़ा ट्रैवल करने की 185 कंट्रीज में। सो ये भी एक रीज़न है। कुछ लोगों का तो सोल पर्पस यही होता है कनाडा में आने का कि हमें कनाडा का पासपोर्ट चाहिए, उसके बाद हम अपना ट्रैवल करना स्टार्ट करेंगे, एक्सप्लोर करना स्टार्ट करेंगे। सो दैट्स ऑल्सो अ रीज़न वाई पीपल लीव आफ्टर गेटिंग कनेडियन पासपोर्ट। सो इफ वी समराइज, अकॉर्डिंग टू मी कनाडा बहुत अच्छी कंट्री है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे आपको मिलती हैं। आपको यहाँ पे क्लीन एयर एनवायरनमेंट यहाँ पे मिलता है, राइट। और भी बहुत सी रीजंस हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करें, लेकिन आपको प्रिपेयर होके आना चाहिए। जितने भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं ये उन लोगों के लिए हैं जो जिन्होंने एक्सपेक्टेशन ही नहीं रखी कनाडा से कि कैसी एक्सपेक्टेशन रखनी है, प्रिपेयर नहीं किया अपने आप को, और अपने आप को चेंज नहीं किया, अडेप्ट नहीं किया, क्योंकि आपको चेंज, अडेप्ट ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी जब आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में मूव कर रहे हो, और स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। एकदम से गेट रिच क्विक वाली बात नहीं है। अगर आप एज अ स्टूडेंट आ रहे हो, सबसे पहले आपका फोकस होना चाहिए अच्छी स्टडी, अच्छे कोर्स, यूनिवर्सिटी में अच्छे नंबर्स के साथ पास होना, अपने स्किल्स को ब्रश अप करना और अच्छी जॉब लगना। अच्छी जॉब लगेगी, ऑब्वियसली अच्छी सैलरी आपको मिलेगी। अच्छी जॉब लग गई तो आपके पीआर में पॉइंट्स बन जाएंगे, पीआर हो जाएगी, सैलरी अच्छी होगी, पैसा अच्छा होगा तो घर मिल जाएगा, लाइफ स्मूथ चलेगी, राइट। क्योंकि एनवायरनमेंट वगैरह ऐसी फैक्टर्स हैं जो आपके हाथ में नहीं है, जो यहाँ पे अच्छे हैं, राइट। इस ये भी रीजन होता है लोगों का मूव करने का कि यही साफ हवा है यहाँ पे, ये सारी चीजें, रूल्स रेगुलेशंस यहाँ पे हैं, फ्रीडम यहाँ पे है। सो मेरे हिसाब से तो कनाडा इज अ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री विद अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, बट यू हैव टू कम प्रिपेयर्ड इफ यू आर कमिंग टू कनाडा। बाकी ये सारी चीज़ें पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड करती हैं, क्योंकि हर बंदे की सिचुएशन, बैकग्राउंड डिफरेंट होता है। कईयों को फिर भी कनाडा अच्छा नहीं लगता, जैसे मैंने आपको रीजंस बताए कौन कौन से रीजंस हैं, राइट। पर्सनल रीजंस भी हो सकते हैं। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएं, क्या आपको लगता है कि आप कनाडा आपके लिए बेस्ट है? अगर आप कनाडा में ऑलरेडी हैं तो आप क्या सोचते हैं कि कनाडा आपकी एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरा है कि नहीं उतरा? लेट मी नो इन द कमेंट्स। दैट्स इट गाइस, यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन माय इंस्टाग्राम @sandytalkscanada. You can also book one-on-one call if you want any suggestion regarding study abroad, career or life in Canada. The link is in the description. Please subscribe the channel if you haven't already, और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, नोटिफिकेशंस भी ऑन कर लेना। चलो जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।